हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, बेसिक सेमेस्टर होम साइंस का हम फर्स्ट पेपर उपचारात्मक आहार का एमसीक्यू क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो से देख रहे थे। उसी क्रम में आज हम आगे का कुछ क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, शरीर के भीतर कुछ ऐसी ग्रंथियां हैं जिनका स्राव न तो सीधे किसी अंग से गिरता है और न उनसे कोई नलिका निकलती है। ऐसी ग्रंथियों को क्या कहते हैं? स्वर ग्रंथियाँ, लार ग्रंथियाँ, आमाशय ग्रंथियाँ या अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। तो स्टूडेंट, शरीर के भीतर जो ऐसी ग्रंथियाँ होती हैं जिनसे निकलने वाला स्राव किसी नलिका के माध्यम से न निकल करके डायरेक्ट गिरता है, उसको अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेटेनी रोग होता है अल्प क्रिया के कारण, आयोडीन की कमी के कारण, इंसुलिन के कारण या उपर्युक्त में से सभी। तो अल्प क्रिया के कारण ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए, अल्प क्रिया के कारण टेटेनी रोग हो जाता है। नेक्स्ट है, मधुमेह का कारण है वंशानुक्रम, मोटापा, नलिका विहीन हार्मोन्स, उपर्युक्त सभी। तो राइट ऑप्शन हमारा डी है स्टूडेंट। मधुमेह रोग का ये तीनों कारण होता है। वंशानुक्रम मतलब अगर माता पिता को है तो संभव है कि बच्चों में भी हो जाए। मोटापा, अधिक मोटापा से भी मधुमेह रोग होने के चांसेस होते हैं। और नलिका विहीन हार्मोन्स भी इसके कारक होते हैं। ठीक है, आपको पता है कि मधुमेह रोग में इंसुलिन हार्मोन्स की कमी हो जाती है, जिसके कारण कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं हो पाता। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। थोड़ा सा इनके विषय में आप देख लीजिए स्टूडेंट, इनका व्याख्या देख लीजिए। पहला प्रश्न आपका जो था कि ऐसी ग्रंथियां जिनका स्राव सीधे अंग में होती है, किसी नलिका के माध्यम से नहीं होती, उन्हें क्या कहते हैं? तो यहाँ देखिए, शरीर के भीतर कुछ ऐसी ग्रंथियां हैं जिनका स्राव न तो सीधे किसी अंग से गिरता है और न उनमें से कोई नलिका ही निकलती। ऐसी ग्रंथियां वाहिनी रहित होती हैं और वे अपने रासायनिक द्रव्यों को अपने में से निकलने वाले रक्त कोशिकाओं के रक्त में सीधे स्रावित कर देती हैं। ऐसी ग्रंथियों को अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, अंतःस्राव का काम केवल उत्तेजना प्रदान करना ही नहीं, बल्कि वे शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित भी करते हैं। शरीर में रक्त एक महान संयोजक होता है। इसी के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों में संदेश का आदान प्रदान होता है। रक्त में एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है जो संदेशों का आदान प्रदान करता है। इस स्राव को हार्मोन्स कहते हैं। यह रासायनिक पदार्थ अंतःस्राव होता है। अंतः मतलब अंदर। ठीक है, आइए देखते हैं शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं। यहाँ देखिए आप, ये तो महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। अंतःस्रावियों का शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियों का नाम भी केवल आपसे पूछा जा सकता है। तो इन सातों का नाम आपको याद रखना है स्टूडेंट। पहला है थायराइड ग्रंथि, फिर है पैरावटुक ग्रंथि, अग्नाशय, पीयूषिका या पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि और लिंग ग्रंथि, और लास्ट है थाइमस। ठीक है, थायराइड ग्रंथि के विषय में आप जानते ही हैं कि आपके गले में श्वास नली के पीछे थायराइड ग्रंथि होती है। यहाँ देखिए आपको इंट्रोड दिया गया है। थायराइड ग्रंथि ग्रीवा में स्वर यंत्र के नीचे श्वास प्रणाली के दाहिनी ओर और बाईं ओर दोनों तरफ तितली के पंख के समान फैली रहती है। ये दोनों खंड एक उत्तकी संयोजक द्वारा जुड़े रहते हैं जो श्वास नली की पिछली सतह को पार करके आता है। इस संयोजक तंतु को अवटुक संयोजक कहते हैं। इस ग्रंथि में रक्तवाहिका अधिक होती है। इनमें छोटे छोटे कोष्ठ होते हैं जिनके चारों ओर की भित्तियां घनाकार कोशिकाओं की बनी होती हैं और उन कोष्ठों में लसलसा पदार्थ भरा रहता है। भित्ति की कोशिकाएं इस पदार्थ को बनाती हैं। ठीक है, और आपको पता है कि थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले स्राव को थायरॉक्सिन कहते हैं। जब हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायराइड ग्रंथियों में सूजन हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? घेंघा रोग के नाम से जानते हैं। इसी तरह से अत्यवटुका ग्रंथि है आपका। ठीक है, इसके विषय में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। परावटुक ग्रंथि, अग्नाशय,
पैनक्रियाज इसको कहते हैं, ठीक है। एड्रिनल ग्रंथि, इनके विषय में आप पढ़ लीजिएगा, सारी सब कुछ बहुत इजीली दिया गया है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ स्टूडेंट देखिए, क्योंकि मधुमेह रोग की बात आई है नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो यहाँ से हम थोड़ा सा आपको बताएंगे, ठीक है। अग्नाशय जो होता है इसके विषय पढ़िए, और अग्नाशय का मधुमेह से बड़ा ही खास संबंध होता है। देखिए क्या संबंध होता है। अग्नाशय पाचक रसों का स्राव करने वाली ग्रंथियों में एक है। इसका अंतःस्रावी भाग एक प्रकार का रस स्रावित करता है, जो ऊतकों में कार्बोहाइड्रेटों के संतुलन तथा उपयोग का एक महत्वपूर्ण नियामक है। इसके बाह्य वाले भाग में जो स्राव होता है वह भोजन पचाने के काम आता है। यह अंतःस्राव रक्त की शर्करा को सामान्य स्तर पर रखता है। यकृत तथा पेशियों के ग्लाइकोजन के पर्याय संचय के संरक्षण तथा ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट पदार्थों के ऑक्सीकरण में सहायता भी करता है। अग्नाशय की भीतरी रचना में स्थान स्थान पर द्वीप के समान कुछ विशेष ग्रंथियां रहती हैं, जिन्हें हम लंगरहैंस द्वीपिकाएं भी कहते हैं। इन्हीं से इंसुलिन नामक स्राव निकलता है। किसे? अग्नाशय के लैंगरहैंस द्वीपिकाओं से इंसुलिन नामक स्राव निकलता है। इंसुलिन की कमी से रक्त में ग्लूकोज एकत्रित हो जाता है तथा मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकलने लगता है। इस रोग को मधुमेह डायबिटीज रोग भी कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से आप ग्रंथियों के विषय में अध्ययन कर सकते हैं। ये स्टूडेंट थायराइड ग्रंथि से संबंधित रोग है, ठीक है। हाइपरथायराइड का प्रभाव, थायराइड ग्रंथि में जब, देखिए इसका कारण भी दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। देखिए, जब मनुष्य के भोजन में आयोडीन की मात्रा कम या अधिक हो जाती है तब यह ग्रंथि अपना बुरा प्रभाव भी दिखाने लगता है। यहाँ देखिए, हाइपरथायराइड, इस बीमारी में थायराइड ग्रंथि से अत्यधिक मात्रा में थायराइड एवं थायरॉक्सिन 3 और T3 T4 नामक हार्मोन स्रावित होने लगते हैं, जिसकी चयापचय की दर बढ़ जाती है। इस बीमारी को ग्रेव्स रोग भी कहते हैं। इसका कारण क्या है? तो आनुवंशिकता कारण होती है। लंबी बीमारी जैसे इन्फ्लुएंजा, गठिया रोग, ये सभी हैं, तो ये संभव है, ठीक है। फिर थायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म, इसी में आपका क्रिटिनिज्म आता है। हाइपोथायराइडिज्म में ये क्रिटिनिज्म यह बच्चों में होता है, जिससे बच्चों की शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि रुक जाती है। मिक्सिडीमिया यह युवा अवस्था में होता है, जिसमें त्वचा के नीचे पानी इकट्ठा हो जाता है तथा रोगी की शरीर में सूजन भी दिखाई देता है। फिर है स्टूडेंट हॉशीमोटो रोग। यह रोग या तो किसी ऑपरेशन के बाद या गंभीर संक्रामक रोग होने से या गलत इलाज होने से या वृद्धावस्था में थायराइड हार्मोन्स का स्राव कम होने से हो जाता है। इसके बाद है स्टूडेंट घेंगा रोग। ये तो वंशानुक्रम या भोजन में आयोडीन की कमी के कारण होता है। इसमें गर्दन के सामने वाले भाग में थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है तथा घेंगा का रूप ले लेता है। इसका मुख्य उपचार भोजन में आयोडीन की मात्रा को ज़्यादा देना या 1 चम्मच आयोडीन घोल 1 गिलास पानी के साथ रोज़ाना देना है। मधुमेह में आहार देखिए,
डायबिटीज का कारण हमने आपको बता दिया, पैनक्रियाज की जो लैंगरहैंस दीपिकाएँ होती हैं उनसे स्रावित होने वाले इंसुलिन हार्मोन्स की जब हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो मधुमेह रोग देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें देखिए डायबिटीज, जब किसी व्यक्ति के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है तो उस व्यक्ति को मधुमेह रोग हो जाता है। सामान्यतः व्यक्ति के शरीर में ग्लूकोज की मात्रा 80 से 100 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में होना चाहिए। मधुमेह की अवस्था इस तरह से है। ठीक है, इसके लक्षण हम आपको बताएं, लक्षण बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, यहाँ सारा दिया गया भी है लक्षण। देखिए, ग्लाइकोजन शरीर में कार्बोहाइड्रेट इंसुलिन की कमी से ग्लूकोज ग्लाइकोजीन में परिवर्तित नहीं हो पाता तथा रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। इसे हाइपरग्लाइसीमिया भी कहते हैं। जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा 180 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर से अधिक हो जाती है तो ग्लूकोज मूत्र के द्वारा उत्सर्जित होने लगता है। इस अवस्था को ग्लाइकोशूरिया कहते हैं। ग्लूकोज की अधिकता के कारण ऊतकों में ओस्मोसिस की क्रिया शुरू हो जाती है, जिससे जल की भी मूत्र के रूप में अधिक उत्सर्जन होता है, जिससे रोगी को बार बार मूत्र त्याग करने जाना पड़ता है। इस अवस्था को पॉलीयूरिया कहते हैं। शरीर से जल का अत्यधिक उत्सर्जन होने के कारण रोगी को प्यास भी बहुत अधिक लगता है। इसे पॉलीडिप्सिया कहते हैं। आहार का पूर्ण रूप से उपयोग न होने के कारण व्यक्ति को भूख भी ज़्यादा लगने लगती है, जिसे पॉलीफेजिया कहते हैं। ये लक्षण होते हैं स्टूडेंट। यहाँ से आपसे क्वेश्चन कैसे करता है जानते हैं, पूछ सकता है कि पॉलीयूरिया किसे कहते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, जब मूत्र की बार बार त्याग होती है। ठीक है, ग्लाइकोशूरिया किसे कहते हैं, तो ग्लूकोज मूत्र के द्वारा उत्सर्जित, जब मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा होती है तो उसको ग्लाइकोशूरिया कहते हैं। पॉलीफेजिया क्या होता है, जब व्यक्ति को ज़्यादा भूख लगता है। बात समझ में आ रही है। पॉलीडिप्सिया क्या होती है, जब प्यास ज़्यादा लगता है। ठीक है, यहाँ देखिए आपको इस तरह से समझाने का प्रयास किया गया है फिगर के माध्यम से। जब आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो केटाबॉलिज्म से फिर ग्लूकोज में परिवर्तित होता है और फिर रक्त में ग्लूकोज सीधे रक्त में मिलता है, फिर वो मांसपेशी, ऊतकों और यकृत में जाता है, फिर और गुर्दे में जाता है। ठीक है, तो मांसपेशी, ऊतक और यकृत से क्या होता है, ग्लूकोज मिलता है और ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात जो आप कार्य करते हैं ना, कार्य करने से ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है और आप कार्य करते हैं, जो अधिक होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, और जब आपके शरीर में इंसुलिन हार्मोन्स होता है तो वही क्या करता है, इसी ग्लाइकोजन को फिर कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। ठीक है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। गुर्दे से फिर मूत्र में आता है, मूत्र से फिर शरीर से उत्सर्जित हो जाता है ग्लूकोज। ठीक है, इंसुलिन पित्ताशय में उपस्थित नलिका विहीन ग्रंथि आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा कोशिका से सीधा रक्त में स्रावित होता है। जब रक्त में इसकी कमी हो जाती है तो कार्बोहाइड्रेट के चयापचय को प्रभावित करते हुए मधुमेह रोग उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद हम आपको बताएंगे मधुमेह के प्रकार कितने होते हैं। तो छोटी उम्र में पाया जाने वाला मधुमेह और प्रौढ़ावस्था में पाया जाने वाला मधुमेह। छोटी उम्र में देखिए इसे इंसुलिन पर निर्भर रहने वाला मधुमेह भी कहा जाता है। यह रोग बच्चों के जन्म के से लेकर 18 साल के व्यक्तियों में तेजी से उत्पन्न होता है। रोगी को बहुत तेज भूख व प्यास लगती है, मरीज बार बार पेशाब त्याग करता है, रोगी कमजोर तथा दुबला पतला भी हो जाता है। प्रौढ़ावस्था में देखिए इस प्रकार का मधुमेह 40 वर्ष से अधिक की आयु वाले व्यक्तियों में होता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति अधिकांशतः मोटे होते हैं तथा थकान का बहुत अधिक अनुभव करते हैं। इस रोग को ठीक किया जा सकता है तथा इंसुलिन का उपयोग आवश्यक नहीं है। मधुमेह का कारण देखिए आपसे पूछा गया था, जो क्वेश्चन था हमने बताया था आपको, उसमें मधुमेह का कारण ही आपसे पूछा था। तो आयु तथा लिंग है। ठीक है, आयु बढ़ने के साथ साथ जो होता है मधुमेह के होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। वंशानुक्रम है, मतलब अगर माता पिता को है तो बच्चों को होना भी संभव है। मोटापा तो हर रोग का कारण है, ये तो आप जानते ही हैं। गर्भावस्था में भी संभव है। और नलिका विहीन ग्रंथियाँ, जैसे आपको बताया पिट्यूटरी ग्रंथि हुई, अधिवृक्क ग्रंथि हुई, थायराइड ग्रंथि हुई, तो ये भी कारण बनती हैं। जब कार्बोहाइड्रेट का ठीक ढंग से चयापचय नहीं हो पाएगा तो मधुमेह रोग होने के चांसेस होते हैं।
ठीक है। इसके साथ साथ मानसिक तनाव, शारीरिक तनाव, चोट, फोड़ा फुंसी, है ना, कुछ दवाइयाँ हैं जिनका प्रभाव पड़ता है तो मधुमेह रोग हो जाते हैं। इसके बाद मधुमेह के लक्षण देखिए स्टूडेंट, जिसे अभी मैंने पीछे बताया आपको। पॉलीयूरिया, मूत्र का बार बार अनावश्यक गति से विसर्जित होना। पॉलीडिप्सिया, रोगी को अत्यधिक प्यास लगना। पॉलीफेजिया, अत्यधिक भोजन करना। ठीक है, ये ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है आपसे। प्रतिरोधक क्षमता में कमी हो जाती है। मधुमेह में उपापचय देख लीजिए। इसके बाद देखिए स्टूडेंट, मधुमेह में पोषक तत्वों की कितनी आवश्यकता होती है आपको, ये भी यहाँ दिया गया है। कार्बोहाइड्रेट देखिए, यहाँ तत्वों का अनुपात दिया है 50%, प्रोटीन 20, वसा 30। इतने परसेंट से आप क्या कर सकते हैं, कैलोरीज प्राप्त कर सकते हैं। गर्म प्रदेशों की अपेक्षा ठंडे प्रदेशों में 10% ऊर्जा की अधिक आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, यहाँ और क्लियर से आपको समझाया गया है इस चार्ट के माध्यम से। ठीक है, सारे पौष्टिक तत्व को यहाँ दिया गया है स्टूडेंट, आप इसको पढ़ लीजिएगा। सारा डाटा आपको दिया गया है। और मधुमेह रोग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा अगर कोई रोग हो रहा है भारतवर्ष में तो मधुमेह है। यहाँ आपको बताया जा रहा है स्टूडेंट, मधुमेह के रोगियों को कौन कौन सा भोज्य पदार्थ आप दे सकते हैं। तो दाल में चना और सभी प्रकार की दाल दे सकते हैं। सब्जी में सभी प्रकार के पत्ते वाली सब्जी, बिना पत्ते वाली सब्जी, विशेषकर करेला और परवल आप अच्छे से दे सकते हैं। फल में जामुन, संतरा, अनार, बेर, ये सभी एक मधुमेह के रोगी के लिए लाभदायक होता है। दूध में वसा रहित दूध, दही, मट्ठा, छेना आप दे सकते हैं। मांस में सभी प्रकार के मांस, मुर्गी, मछली, ये सभी दे सकते हैं। मधुमेह के रोगी के लिए क्या नहीं देना चाहिए, तो चीनी, गुड़, गन्ने का रस, शहद, सभी प्रकार की मिठाई, सभी प्रकार के पेय पदार्थ शर्करा युक्त, मतलब जिसमें चीनी हो, नहीं देना चाहिए। आलू, अरबी, कंद, शकरकंद, मिश्रीकंद, चुकंदर, कमलगट्टा, ये सब नहीं देना चाहिए। ठीक है, चावल भी नहीं देना चाहिए। किशमिश, छुआरा, खुबानी, अंजीर, पेस्ट्री, केक, चॉकलेट, आइसक्रीम, ये सारे नहीं देने चाहिए मधुमेह के रोगियों को। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखिए, मधुमेह के रोगी के लिए कैलोरी के अनुसार आहार कितना चाहिए। स्टूडेंट, ये चार्ट भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इसको लिख करके याद कर लीजिए। और ये मान के चलिए कि आपके एग्ज़ाम में 100% डायबिटीज से क्वेश्चन आना ही आना है। ये वो टॉपिक है जो कि पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला है। कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ अगर मधुमेह टॉपिक है तो उसमें से क्वेश्चन ज़्यादातर करके आता है। इसके बाद आप देख लीजिए स्टूडेंट, मधुमेह से पीड़ित रोगी के लिए एक दिन की आहार तालिका। 1800 कैलोरी वाले व्यक्ति के लिए देख लीजिए, प्रातः 6 बजे 1 कप चाय बिना शक्कर के देना है, शाकाहारी है तो। और मांसाहारी है तो आपको क्या देना है, 1 कप चाय बिना शक्कर के। ठीक, और फिर सुबह का नाश्ता 8 बजे डबल रोटी मक्खन के साथ तथा 1 कप दूध फीका या दलिया दूध का फीका, या 110 ग्राम फल तथा 1 कप दूध शक्कर रहित। ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हैं। भोजन, दोपहर का भोजन आप 12 बजे देंगे, जिसमें आप दाल, चपाती, 2 हरी पत्ते वाली सब्जी, सलाद देंगे। और इधर देखिए, सूप, मीट, दाल, चपाती, उबली मुर्गी, सलाद, सब्जी, ये देंगे अगर मांसाहारी है व्यक्ति तो। 12 बजे के बाद आप 4 बजे देंगे, 1 सेब देंगे, चाय शक्कर रहित देंगे, बिस्किट देंगे शुगर फ्री वाला, और चाय शक्कर देखिए यहाँ चाय शक्कर तथा 2 बिस्किट, मतलब शक्कर रहित यहाँ लिखना चाहिए था। चाय जो है वो शक्कर रहित होना चाहिए, 2 बिस्किट हो वो भी शुगर फ्री। रात का भोजन रसे वाली सब्जी, टमाटर का सूप, चपाती 2, रायता देना चाहिए। उबली या भुनी हुई मछली 2 टुकड़े, रायता, सूप, चपाती। और सोने से पहले 2 मिलीलीटर दूध शक्कर रहित।
यहाँ भी वही है। विशेष ध्यान रखें, अगर आपने नॉनवेज शाम के खाने में दिया है तो आप दूध नहीं देंगे। अगर नॉनवेज आपने नहीं दिया है तभी, नॉनवेज का मतलब जैसे मांस मछली आपने नहीं दिया है तभी आप दूध देंगे। अगर रात के खाने में आपने मांस मछली दिया हुआ है तब दूध को इग्नोर करेंगे, ठीक है, तब दूध आप नहीं देंगे। इस तरह से आपका मधुमेह चैप्टर कंप्लीट हुआ और कुछ क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम कुछ क्वेश्चन आपको सेकंड पेपर से भी कराएंगे, ठीक है स्टूडेंट। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।